नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम भाषा शिक्षण के एक महत्वपूर्ण पाठ की ओर बढ़ने वाले हैं और बहुत ही मूल रूप से जिसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। हालांकि उस पाठ के संदर्भ में मैं कह रही हूँ जिसमें आपको वर्ण विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस पाठ को हमने कुछ हिस्सों में ज़रूर बाँटा है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि जिस समय आपने ये पढ़ा होगा, जिस समय आपने हिंदी के वर्णों को लिखा भी होगा, लेकिन आपको अब ये जो कुछ हम लिखते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, उसे उच्चारण की दृष्टि से हम कैसे देख पाते हैं कि मनुष्य जो भाषा बोलता है, वो केवल लिखित रूप में नहीं होती है, केवल पढ़ने के स्तर पर ही नहीं होती है, लेकिन जो कुछ हम बोलते हैं और जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं, उसके पीछे एक उच्चारण प्रणाली होती है। भाषा शिक्षण कौशल में हम भाषा का एक नई दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं और भाषा के ही सारे अनेक जो घटक हैं, वर्ण है, शब्द है, पद है, पदबंध है, वाक्य है, प्रोक्ति है, महावाक्य जिसे हम कहते हैं, प्रोक्ति को, ये सारे जो घटक हैं, ये सारे घटक आपको मालूम है। लेकिन जब हम एक वर्ण की बात करते हैं, जब हम एक शब्द की बात करते हैं, जब हम किसी वाक्य की बात करते हैं, तो हर एक का विश्लेषण हमें करते हुए इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ना है। और इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, जो आपको मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया, कि छात्र भाषा को अधिकाधिक गहराई से समझे और भाषा को विश्लेषित करते समय किस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके साथ कौन-कौन से घटक, कौन से विभिन्न अवयव, अंग जुड़े होते हैं, ये भी मालूम हो जाता है। और इससे ये होता है कि आप लेखन के स्तर पर, आप उच्चारण के स्तर पर और अधिक सही होते जाते हैं। अब हमारी हिंदी वर्णमाला को देखिए कि जैसे हमने कहा कि भाषा का मतलब होता है बोलना। उसके पीछे हम कई सारी बातें, अनेक सारी बातों को जोड़ सकते हैं। जो तत्व बताए मैंने या जो घटक बताए, वो भी उसमें जोड़े जा सकते हैं। लेकिन जब हम वर्ण की बात करते हैं, तो ठोस रूप में हमें एक वर्णमाला हमारे सामने आ जाती है। अगर हम हिंदी की वर्णमाला कहें, तो उस हिंदी की वर्णमाला में हमें अ से ज्ञ तक के वर्ण दिखाई देते हैं। अब ये अ से ज्ञ तक के वर्ण आपने लिखना ज़रूर सीखा है। आपने उसका उच्चारण किया है, आपने कहीं जब पहली कक्षा में जब आप गए होंगे और उस समय आप अपने अध्यापकों के पीछे उसकी पुनरावृत्ति भी की है। अब यहाँ पर जो है, एक बार फिर से उस कक्षा को याद करिए और जानिए कि आपने किस प्रकार से वो सीखा था कि अध्यापक बता रहे हैं कि अ कहना है, इसलिए आप अ कह देते हैं। कि अध्यापक बता रहा है कि आ कहना है, तो आप आ कह देते हैं। क, ख की संपूर्ण वर्णमाला आपने इस तरह से सीखी और उसे लिखना भी सीखा। कई बार उसे दोहराया होगा, कई बार उसे लेखन के स्तर पर उसका अभ्यास किया होगा। अब हमें उसी वर्णमाला को विश्लेषित करते हुए कैसे देखना है कि बहुत ही गहराई से हमें उसे किस तरह से समझना होगा। ये कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वर्ण विचार, जब हम इस पहले पाठ का नाम दे रहे हैं और इसमें हिंदी वर्णमाला हम समाहित कर रहे हैं, तो उस समय जो है हमें ये अनिवार्य हो जाता है कि उस हर वर्ण पर विचार करें कि चाहे उसमें स्वर हो, चाहे व्यंजन हो। और फिर इनका विश्लेषण करते-करते आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि अ जो बना हुआ है या ऐ जो बना हुआ है, वो किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। व्यंजन भी हैं, तो संयुक्त रूप में कुछ व्यंजन
जब हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो कैसे हैं? और इन सब का उच्चारण जब हम करते हैं, तो उसका उच्चारण जो है, हम किस प्रकार से करते हैं कि हमें जब कहना है, तो हमारे कंठ में कि बिल्कुल किस तरह से हलचल होती है। स्वर यंत्रियाँ और स्वर तंत्रियाँ किस प्रकार से हिलती हैं। क कहते हैं, र कहते हैं, तो र जब कहते हैं आप, तो र कहते समय देखिए आपकी जीभ जो है कंपन करने लगती है। थोड़ी-सी दाँत के साथ टकराती है, आपका जो मूर्धा का हिस्सा है, मूर्धा का हिस्सा मतलब जो दाँत के पास जो है खुरदरा हिस्सा होता है, उस खुरदरे हिस्से को जीभा जो है एक तरह से वाइब्रेट हो जाती है। हुँ? स कहते हैं, तो स कहते समय जो है आपको हवा जो है किस तरह से आप ज़ोर से बाहर फेंक देते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिसके उच्चारण के लिए आपको हवा बिल्कुल अंदर लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ण हैं कि जिन्हें आपको अनुनासिक रूप में कहना पड़ता है। अम, अम कहते हैं तो देखिए आपका नाक भी उस अम कहने में शामिल हो जाता है। आपका गला उसमें अम कहने में शामिल हो जाता है। न कहिए, न, म, ण, ये कुछ अनुनासिक ध्वनियाँ भी आपको दिखाई देंगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो वर्णमाला है, उसमें अलग-अलग प्रकार के स्वर और व्यंजन मिलकर वो बनी हुई है। और ये सारी ध्वनियाँ हैं, कि ये सारी हमने मानी हुई ध्वनियाँ हैं। कि उदाहरण के लिए मैं बता सकती हूँ कि अगर फूल है, कि आपके बिल्कुल फूल ये शब्द कहते ही कोई फूल आपके मस्तिष्क में उभर जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है, आपके आँखों के सामने एक उसका एक चित्र बन जाता है। और ये कैसे बनता है? क्योंकि हमने ये प्रतीकात्मक रूप में मान लिया है कि हमें किसी वस्तु को फूल कहना है। अब विशेष रूप से अगर हम कहते हैं कमल का फूल, गुलाब का फूल, चंपा का फूल, तो हमें उन विशिष्ट फूलों की ही याद आती है। हमें उन्हीं के चित्र हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं। कल अगर हमने ये तय किया कि पेड़ को पेड़ नहीं कहेंगे, पेड़ को फूल कहेंगे, तो फिर हमें उसी तरह से हमें भाषा को भी बदलना पड़ेगा। मतलब जो वर्णमाला है, उनसे हमने शब्द निर्माण किए, शब्दों से हमने वाक्य बनाए और वाक्यों से जो है हमारी संपूर्ण भाषा तैयार हुई। और इस भाषा में जितने सारे ये शब्द बने हुए हैं, वो इसी तरह से प्रतीकात्मक रूप में बने हुए हैं कि इनके पीछे कोई अलग कहानी नहीं है कि इस शब्द का निर्माण जो है जानबूझकर ऐसे ही किया गया। ऐसा नहीं है कि हमने ये सारे प्रतीक माने हैं कि अगर हमें स लिखना है, तो स हमें उसी तरह से लिखना है जैसे हमने वर्ण उसे बनाया है। अब थोड़ा-सा लेखन की दृष्टि से इसे लिपि से भी संबंधित करके देखा जा सकता है कि जो कि आप आगे पढ़ने भी वाले हैं। लेकिन संक्षेप में ज़रूर ये मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी जो है हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और जिस रूप में आज देवनागरी लिपि में हम ये सारे वर्ण लिखते हैं, कुछ शताब्दियों पहले ये इस तरह से नहीं लिखे जाते थे। और वो कैसे लिखे जाते थे? बिल्कुल अलग-अलग रूप में। कि जैसे-जैसे समय परिवर्तित हुआ, जैसे-जैसे विद्वानों ने उस पर अधिकाधिक चिंतन किया और फिर उन्हें और अधिक सुंदर एक रूप दे दिया गया, कि उन्हें और अधिक सटीक बनाया गया। समय परिवर्तन के साथ जो है वर्ण लेखन में भी परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि ये जो परिवर्तन लिपि में हुआ, देवनागरी लिपि में जो हम आज वर्ण लिखते हैं, कि 1000 वर्ष पहले ये देवनागरी लिपि में वर्ण कैसे लिखे जाते थे, उसके बाद 800 वर्ष पहले कैसे लिखे जाते थे, 600 वर्ष पहले कैसे लिखे जाते थे,
400 वर्ष पहले कैसे लिखे जाते थे, 200 वर्ष पहले कैसे लिखे जाते थे। ये कुछ समयांतर के बाद जो है विद्वानों ने महसूस किया कि निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन हुआ है। हमारे पुणे के ही बाल गंधर्व के पास एक जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम है और वहाँ पर इसकी एक प्रदर्शनी लगी हुई थी और पूरे हॉल में जो है इसके अलग-अलग वर्ण लगाए गए थे अ से ज्ञ तक और वहाँ पर लिखा था कि 500 शताब्दी में 5वीं शताब्दी में इस तरह से वो लिखा गया या 500 वर्ष पहले इस तरह से वो लिखा गया है, लिखा जाता था। आज कैसे लिखा जाता है? उस समय उर्दू के संदर्भ में भी थी कि खरोष्ठी लिपि में भी कुछ लेखन जो है वहाँ पर मौजूद था। मतलब हमेशा ही भाषा के संदर्भ में ये जो चिंतन होता आया है कि उसी को जो है हम विचार कहते हैं और वर्ण के संदर्भ में भी इसी तरह से बहुत गहराई से विचार किया गया है। उसी के चलते फिर व्याकरण तैयार हुआ। व्याकरण एक शास्त्र है जिसमें कुछ सिद्धांत बताए गए, जिसमें कुछ नियम बताए गए और वो आदर्श रूप में उसे कैसे हम अपना सकते हैं, कैसे हम अपनी भाषा को और अधिक मानक बना सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए और हम देखते हैं कि हम उन नियमों का पालन करते हुए अपनी भाषा की संरचना वैसे बनाए रखते हैं। इस तरह से जब हम वर्ण विचार करते हैं, तो वर्ण विचार के साथ लिपि जुड़ी हुई है, व्याकरण जुड़ा हुआ है, उस वर्ण का सारा इतिहास जुड़ा हुआ है और विद्वानों ने जो अपने अलग-अलग मत इसके संदर्भ में प्रतिपादित किए, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अ से ज्ञ तक की जो वर्णमाला है, ये आपको मालूम है। अलग से मैं आपको बिल्कुल ही नहीं बताने वाली हूँ। थोड़ा-सा विचार जो है हम स्वर किस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, व्यंजन किस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, ये हम देखेंगे। एक स्क्रीन में आपको शेयर करती हूँ अभी और आप ज़रूर देखिए इस पे। यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है भाषा का अभिन्न घटक और उसे उसके पहले एक शब्द मैंने जोड़ दिया है वर्ण, कि वर्ण जो है भाषा का अभिन्न घटक है और पहला पाठ ही आपको उसी से संबंधित दिया गया है। भाषा के संदर्भ में जो मूल बातें हैं, उसके संदर्भ में थोड़ा-सा हमने यहाँ पर चर्चा की कि भाषा के साथ जो है एक विशिष्ट रूप में व्याकरण जुड़ा होता है, वर्णमाला उसकी जुड़ी होती है, लिपि जुड़ी होती है और ये तीनों जो है एक साथ भाषा को सुगठित रूप देने का काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सामान्य एक परिभाषा मैंने बताई है आपको कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उन ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। कि जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं, उन्हें हमने कुछ चिन्हों में आबद्ध किया हुआ है। उन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। हिंदी जो वर्णमाला है, अ से ज्ञ तक जो हम कहते हैं हमेशा ही और उसमें कुल 11 स्वर हैं, अ से अह तक और 34 व्यंजन इसमें दिखाई देते हैं कि क से ज्ञ तक। अर्थात कुल मिलाकर जो है 48 वर्ण हमें यहाँ पर मिलेंगे और उन 48 वर्णों से ही मिलकर हमारी एक पूरी वर्णमाला जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर उस वर्णमाला को हमने जो विभाजित किया है, वो 11 स्वर और 34 व्यंजनों में विभाजित किया है। यहाँ पर मैंने उसे कहा है स्वर, वॉवेल्स, कि इसमें ह्रस्व स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर का अर्थ क्या है? कि जिन स्वरों का उच्चारण बहुत ही कम समय में होता है और जिनके उच्चारण के लिए हमें बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसके उच्चारण में हम हवा या साँस जो है
बहुत कम शरीर के अंदर लेते हैं या तुरंत उसे छोड़ भी देते हैं। हमारे श्वास और प्रश्वास की वहाँ पर बात होती है। उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर उसे कहा जाता है कि जिसके उच्चारण में बहुत देर हमें लगती है या उसका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। जैसे कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ। यहाँ पर ई और उ जो है ह्रस्व है और दीर्घ स्वर में है आ, ई, उ। उच्चारण के लिए इनमें दुगना स्वर लग जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर का उच्चारण हम ई और ऊ का करते हैं, अ का करते हैं, उससे ज़्यादा समय जो है यहाँ पर हमें उन दीर्घ स्वरों के लिए लगता हुआ दिखाई देता है। हमारे ये जो स्वर बनाए गए हैं या जिस तरह से बने हैं, ये हम मूल ध्वनियाँ कह सकते हैं कि ह्रस्व हो, दीर्घ स्वर हो, इनके ही माध्यम से या इन्हीं के आश्रय से हम व्यंजनों का भी उच्चारण करते हैं। हम नए शब्द बनाते हैं तो वो स्वरों के मिश्रण से ही बनाते हैं कि बिना अ से अहा तक कि ऐसा कोई भी शब्द उसे मिलाकर नहीं बनाया है, ऐसा नहीं है। इसलिए स्वरों का सबसे अधिक महत्व है कि ये मूल ध्वनियाँ हमारी भाषा की हैं और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। जैसे स्वर हमारी वर्णमाला का एक हिस्सा है, वैसे ही व्यंजन हमारी वर्णमाला का एक दूसरा हिस्सा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये स्वरों से बिल्कुल अलग है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन जो है ये स्वरों पर ही आधारित होकर बन गए हैं। क जब हम कहते हैं तो क में अ है। हुँ? अब यहाँ पर व्यंजन का अर्थ भी दिया है कि व्यक्त करना। जैसे भाषा का मूल उद्देश्य ही है व्यक्त करना, बोलना, कुछ कहना। वैसे ही व्यंजन का भी अर्थ जो है व्यक्त करना, व्यंजना, इस तरह से एक शब्द हिंदी में मिलता है। और व्यंजन जो है यहाँ पर जो उसकी विशेषता बताई है कि अपूर्ण उच्चारण के होते हैं। अपूर्ण उच्चारण इसीलिए उनको कहा गया है कि क जो है क के साथ अ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पूरा क कह सकते हैं कि और यहाँ पर जो जैसे ये क को नीचे एक टेढ़ी रेखा खींची गई है, वो हलंत क, अर्थात वो केवल एक ध्वनि, इस तरह से कि उसमें स्वर का मिश्रण नहीं हुआ है। लेकिन जब स्वर का मिश्रण हो जाता है तो एक पूरी ध्वनि, एक पूरा व्यंजन हमें मिलता है। जैसे क है वैसे ख, ग, जो व्यंजन संपूर्ण सारे व्यंजन हम इसके लिए उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यंजनों का निर्माण जो है स्वरों के बिना नहीं हो सकता है। अब जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया कि उसे दीर्घ स्वर कहा, उसे ह्रस्व स्वर कहा, वैसे ही व्यंजनों का भी हमें बिल्कुल विभाजन करना होता है। और ये विभाजन किस तरह से किया जा सकता है? अब यहाँ पर पहला जो है हम देख सकते हैं कि व्यंजनों के 5 वर्ग हैं और वो 5 वर्ग कैसे हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हमें दिखाई देते हैं कि क वर्ग में 5 ध्वनियाँ, च वर्ग में आगे कुछ ध्वनियाँ, ट वर्ग में कुछ ध्वनियाँ, ट वर्ग में कुछ ध्वनियाँ और प वर्ग में आगे कुछ ध्वनियाँ आदि तक। इस तरह से ये 5 मुख्य वर्ग किए गए हैं। अब इन 5 वर्गों पर आधारित कुछ व्याकरण के नियम भी बने हुए हैं।
कि पंचमाक्षर जब हम कहते हैं तो किसी वर्ग के, कि क वर्ग का पंचमाक्षर, ट वर्ग का पंचमाक्षर, कि ट की पंक्ति में आगे आपको कौन-सा पंचम अक्षर दिखाई देता है? उस पर आधारित कुछ हम व्याकरण में नुक्ता देने की बात, अनुनासिक उसे बनाने की बात करते हैं। अर्थात ये सारे वर्गों का निर्माण भी इसी दृष्टि से किया गया है, बहुत ही सोच-विचार करके कि आगे जो कुछ व्याकरण का एक शास्त्र हमारा तैयार हो रहा है या होने वाला है, कि उस समय विद्वानों ने इस बारे में ज़रूर सोचा है कि ये सारे वर्ग जो है एक-दूसरे पर निर्भर हैं और जिस प्रकार से उच्चारण उनका हो रहा है, उस दृष्टि से भी वो सरल और ग्राह्य होने चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि क से ज्ञ तक किसी भी तरह से जो है उन्हें रखा गया है, बिल्कुल ही नहीं। क, ख, ग, घ, हुँ, ये जो वर्ण हैं या आगे च, छ, ज, झ, ट, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक-एक करके जब आप उच्चारण भी करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि क जब आप कहते हैं, तो उसका उच्चारण बिल्कुल अलग है। ख कहते हैं तो ख का उच्चारण अलग है। ग कहते हैं तो ग का उच्चारण अलग है। घ कहते हैं तो घ का उच्चारण अलग है। उसी तरह से च है, छ है, तमाम सारे ये जो व्यंजन बनाए गए हैं, उन सभी के उच्चारणों को विश्लेषित पहले किया गया और उसके बाद में इन्हें अलग वर्गों में रखा गया है और हम इन सारे वर्गों को जो है विशिष्ट वर्ग व्यंजनों के मानते हैं। ये हिंदी में 37 व्यंजन हैं और उनका वर्गीकरण जो है इस तरह से किया गया है। अब उसमें से जो है कुछ कठोर वर्ण हैं, कुछ मृदु वर्ण हैं, कुछ अनुनासिक हैं। ये 3 प्रकार मुख्य रूप से दिखाई देते हैं कि कठोर वर्ण मतलब फ, हुँ, ठ, ढ, कि जिसके उच्चारण के लिए हमें बहुत प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। मृदु वर्ण मतलब क, हुँ, ग, कि आसानी से जिसका उच्चारण हमें बिल्कुल सरल हो जाता है या हम तुरंत कह लेते हैं उसका। और अनुनासिक जो है कि जो न, न, म, वाङ्मय में जो अनुस्वार आ जाता है, वो भी इसमें आ जाता है अनुनासिक में। परांगमुख जो शब्द है, उसमें भी जो अनुनासिक एक या अनुस्वार है, वो इसमें आ जाता है। इस तरह से व्यंजनों के 3 प्रकार हम कह सकते हैं और अनुस्वार और विसर्ग भी इसके साथ दिया जाता है। हमारी जो हिंदी की भाषा है, वो हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हमें मिलते हैं कि जिसमें अनुस्वार दिया जाता है, जिसमें चंद्र बिंदु दिया जाता है, जिसमें विसर्ग दिया जाता है और इन सब के इन सभी चिन्हों का भी एक अलग अस्तित्व हमें दिखाई देता है कि भाषा से वो अभिन्न रूप से जुड़ चुके हैं और वो इसलिए जुड़ चुके हैं क्योंकि उसी तरह से उनका उच्चारण भी है कि जहाँ पर हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, तो वो अनुस्वार का उच्चारण हमें बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जहाँ चंद्र बिंदु है, वहाँ पर चंद्र बिंदु और अधिक अनुनासिक हो जाता है। जहाँ पर नुक्ता है, वहाँ पर हमें और अधिक अनुनासिक बनना पड़ता है। हुँ? कहीं विसर्ग है, तो उस विसर्ग में वो अहा का जो एक उच्चारण है, वो उसके साथ हमें करना पड़ता है। कि ये इस तरह से जो है हम व्यंजनों को अलग-अलग रूप में देख सकते हैं विभाजित करते हुए। अब यहाँ पर देखिए कि थोड़ा-सा हिस्सा जो हमें व्याकरण के संदर्भ में हमें याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला का जो हम प्रयोग करते हैं, वर्णों का जो प्रयोग करते हैं कि उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। जो व्याकरण शास्त्र तैयार हुआ और जिस प्रकार से इस सारे वर्णों के संदर्भ में
उसके लेखन के संदर्भ में, हमारी लिपि के संदर्भ में कुछ नियम बनाए गए और उन नियमों के आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि या एक विश्लेषण सामने आ जाता है, कुछ निष्कर्ष सामने आ जाते हैं और उससे फिर हमें ये पता चलता है और हमारे लिए वर्तमान समय में ये इतना सरल बन गया कि इन विद्वानों ने जो है इतनी गहराई से उस पर चिंतन किया, उसके उच्चारण प्रणाली के संदर्भ में, उसके लेखन के संदर्भ में उसके अभ्यास किए गए और उस उन सारे अभ्यासों के माध्यम से भी जो है ये पता चला हमें कि ये जो है बहुत ही सरल कोई चीज़ें नहीं हैं कि भाषा को जो है हम तुरंत सीख लेते हैं कि भाषा को पूरी तरह से सीखना मतलब उसके इन सारे घटकों के साथ उसे जब सीखना हम शुरू करते हैं तो हमें फिर लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि बहुत ही बड़ा विषय, बहुत ही व्यापक रूप में हमें भाषा को पढ़ना चाहिए। कि हम जो बातें करते हैं, हम 1 मिनट में कई सारे वाक्य फटाक से बोल देते हैं। तो उन वाक्यों में भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने कौन-सा शब्द कहा, हमने कौन से व्यंजन इस्तेमाल किए उसके लिए, हमने कौन से स्वरों का उपयोग किया, किस प्रकार से हमने वाक्य बनाए। ये जो है जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे कि हम अपनी ही भाषा के बारे में जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक ये नियम जो है या व्याकरण एक शास्त्र किस प्रकार से बनाया गया और इसका क्या महत्व है, ये तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम अपनी भाषा को बहुत अधिक सचेत होकर जानना चाहते हैं। हम सतर्कता से उसे प्रयोग करना चाहते हैं और सभी विद्वानों का यही उद्देश्य है। हम जो ये पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि ये भाषा के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे या इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे, तो हमारी भाषा का जो प्रसार है, वो अधिकाधिक रूप में लोगों तक होगा कि इस भाषा के संदर्भ में जुड़ी ये छोटी-छोटी जो बातें हैं, स्वर के संदर्भ में, व्यंजन के संदर्भ में, ये आम तौर पर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं और ना ही इस पर विचार करते हैं। लेकिन ये सभी विद्यार्थियों को भी मालूम होना चाहिए और भाषा का एक व्यापक रूप से अध्ययन इसके माध्यम से होता है। अब ये नियम जो है किस प्रकार से बने हुए हैं, जो मानक हिंदी हम कहते हैं, यहाँ पर थोड़ी-सी मैं आपको अलग बात ज़रूर एडिशनल बताना चाहूँगी कि मानक हिंदी जब निर्माण हो रही थी या उसके संदर्भ में कुछ नियम बनाए गए, तो कुछ समितियाँ सरकार की ओर से गठित की गईं। लगभग 1960 61 61 के आसपास जो है, ये समितियों ने बहुत सारा कार्य भाषा के संदर्भ में किया और फिर उसे एक सुनिश्चित रूप दिया। और तब हम कहते हैं कि जो साहित्यिक हिंदी है, जो पुस्तक में आप पढ़ते हैं, जो विशुद्ध हिंदी है, वो किस रूप में लिखी जानी चाहिए। फिर अनुस्वार का क्या नियम है, चंद्रबिंदु का क्या नियम है, इसी हलंत चिन्ह कौन-सा होता है और वो कब लगाया जाता है वाक्य में। तो इसके भी एक नियम जो है ठोस रूप में बनाए गए और उदाहरण के साथ वहाँ पर जो है विश्लेषित किया गया। इसलिए जो है वो वर्णमाला जो है हम जो अ से किया तक केवल कहने के लिए नहीं है, केवल शब्दों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस दृष्टि से वो किया गया है। देखिए हिंदी वर्णमाला के प्रयोग के संदर्भ में पहला नियम हम देखते हैं कि कुछ वर्ण जो है केवल संस्कृत या तत्सम शब्दों में आ जाते हैं। कि निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि हमारी जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ है। वो हमारी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है और यहाँ पर कुछ वर्ण हमें बिल्कुल दिखाई देते हैं कि ये तुरंत संस्कृत में जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए गए कि जैसे यहाँ पर री कहा है कि ऋषि ऋषि शब्द है तो उसमें जो री वर्ण है वो जैसा है वैसे ही संस्कृत से हमारे यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ जो हलंत वाला आपको ड जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, हालांकि वो अनुस्वार का एक चिन्ह है, वांग वय कि वहां पर न का उच्चारण हो जाता है। कुछ संयुक्त व्यंजनों में से क्ष और ज्ञ जो है संस्कृत के शब्दों में आ जाते हैं, जैसे मोक्ष शब्द है
अक्ष शब्द है, हुँ, अज्ञ शब्द है, सुज्ञ शब्द है। कि ये शब्द जो है संस्कृत से आ जाते हैं और हिंदी में भी वो प्रयुक्त हो रहे हैं। विसर्ग जो है कुछ हिंदी शब्दों में आ जाता है कि विसर्ग का प्रयोग जो है हम करते हैं और वो भी ऐसे ही शब्द हैं कि जो संस्कृत से ही होकर हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक वर्ण आपको दिया है छी, कि वहाँ पर उस घृणा के भाव को बहुत ठोस रूप में, स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए इस तरह से जो है विसर्ग वहाँ पर काम आ जाता है। फिर हैं अनुस्वार, शब्दों के आदि में प्रयुक्त नहीं होते हैं। कि बहुत कम ऐसे शब्द हैं कि पहले ही वर्ण पर अनुस्वार आ जाता है या फिर अन्य दूसरे किसी वर्ण पर आ जाता है। बहुत अधिक ऐसे शब्द हमारे भाषा में नहीं बने हैं क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से वो बहुत सरल नहीं होते हैं, वो ग्राह्य नहीं होते हैं। कहीं न कहीं इस प्रकार के शब्द जो हैं वो मिट जाते हैं या वो समाप्त हो जाते हैं। उसका प्रचलन भी कम हो जाता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है कि वो बिल्कुल ही अपने विचारों को कहना चाहता है, लेकिन किस प्रकार से कहना चाहता है, वो बहुत कम शब्दों में कहना चाहता है, कम समय में कहना चाहता है, सरलता से कहना चाहता है। और हमारी जो सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार फिर मनुष्य जो है क्या करता है, उस भाषा को तोड़ता-मरोड़ता भी है। कहीं-कहीं व्याकरणिक नियमों का पालन भी नहीं करता है, कहीं-कहीं अशुद्ध लिखता भी है। लेकिन ये सब कुछ जो है हमें उस समय सोचना पड़ता है कि जिस समय हमारी भाषा को जब हम अशुद्ध लिखते हैं, तो उस अशुद्ध भाषा का ही प्रचलन हो जाता है। हुँ? उसी को हम सही मानकर वैसा ही लिखना शुरू कर देते हैं और जो अशुद्ध है, उसी का प्रचार होने लगता है। इसीलिए ये व्याकरणिक नियम ज़रूरी होते हैं। इसीलिए भाषा की संरचना ज़रूरी होती है। इसीलिए भाषा की सुगठितता ज़रूरी होती है और उसकी जानकारी जो है हर एक इंसान को ज़रूर होनी चाहिए। अब हम ये सोच सकते हैं कि वर्ण विचार कितना आवश्यक है, कि वर्ण विचार के माध्यम से हम केवल उस वर्ण पर नहीं विचार करते हैं, बल्कि हम संपूर्ण शब्दों पर विचार करते हैं। हमारी वाक्य रचना किस प्रकार से होती है, उस पर भी विचार करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी जो भाषा है, उसके संदर्भ में हमें और अधिक सही रूप में कैसे वर्णों का इस्तेमाल किया जा सकता है, हम उन्हें सही रूप में बोल कैसे सकते हैं। और जब और अधिक गहराई से आप इस पर सोचेंगे तो आपको धीरे-धीरे ये पता चलेगा, कहीं आपको मालूम होता जाएगा और आप इसके बारे में जो है अपने आप खुद महसूस करना शुरू करेंगे कि मैं कोई वर्ण जो है कैसे उच्चारित कर रहा हूँ, कि मुझे किस प्रकार से उसका उच्चारण मैं कर पा रहा हूँ या उसे और अधिक सही कैसे करना है। कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और आप देखिए कि आप क कैसे कह रहे हैं, कि क कहते समय आपके गले का कोई हिस्सा हिल रहा है क्या? आपकी जीभ किस तरह से हिल रही है? हुँ? आपकी नाक का उपयोग उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये हर एक वर्ण के संदर्भ में जब आप उच्चारण करेंगे और हर एक वर्ण के संदर्भ में जब विचार भी करेंगे, तब आप जो है बहुत ज़्यादा गहराई से उसके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। और इस यहाँ तक ही हमें नहीं रुकना है, बल्कि उसके आगे जाकर हमें ये विश्लेषण और ज़्यादा करना है। आगे के कुछ हमें टॉपिक्स उस तरह से दिए गए हैं कि इनके पीछे क्या कारण है, ये भी हमें जानना है। कि ख कहते हैं, तो ख कहते समय हमारे मुख से तुरंत हवा बाहर आ जाती है। एक झटके से हम उस हवा को जो है बाहर छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे फेफड़ों में कुछ हलचल होती है क्या? हमारी स्वर तंत्रियों में क्या हलचल होती है? ये भी हमें देखना है और फिर इस तरह के व्यंजनों को क्या कहा जाता है? फिर ऐसे कुछ स्वरों को क्या कहा जाता है कि जो बिल्कुल ही हमें नाक का ही उपयोग करके कहने पड़ते हैं या
उसे बोलना पड़ता है। आपने संस्कृत अगर पढ़ी होगी या संस्कृत के श्लोक पढ़े होंगे, कुछ प्रार्थनाएँ पढ़ी होंगी, तो आप उससे जानेंगे कि कुछ जो है ध्वनियाँ श्रुतियों में ही कही जाती हैं। आप साधारण से ओम का उच्चारण ले लें। ओम, अंत में जो म आ जाता है, तो वहाँ पर म जब आप कहते हैं, तो आपका पूरा गला, आपकी नाक, आपके पूरे फेफड़े जो है, एक तरह से कंपन करने लगते हैं। आपके कानों तक वो आवाज़ चली जाती है। ये जो है मूल ध्वनियों के माध्यम से बाद में शब्द बने हैं, लेकिन ये सारे वर्ण जो है, ये मूल ध्वनियाँ हैं, ये सारी इन्हीं से हम भाषा निर्माण करते हैं और बोलते हैं। तो बिल्कुल बेसिक तौर पर आप लोगों को ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर सभी इन सारी बातों पर विचार करिए कि जो कुछ आप आज हमने सीखी है और वर्ण किस प्रकार से आपको लेखन के लिए सहायता करते हैं, किस प्रकार से उच्चारण आप कर सकते हैं, इस पर ज़रूर आप प्रत्यक्ष रूप से अपना अभ्यास ज़रूर जारी रखिए। उसके लिए मैं बहुत ही आपका स्वागत करना चाहूँगी। आपकी कुछ जिज्ञासाएँ भी अगर होंगी, तो आप ज़रूर हमें हिंदी विभाग को लिखकर भेजिए या अपने एमएस टीम्स में या लिखकर हमें भेज सकते हैं। आज हम यहाँ पर रुकेंगे और अगली बार हम नए एक पाठ के साथ ज़रूर मिलेंगे और भाषा के संदर्भ में फिर से एक नया विचार आपको मिलेगा और बिल्कुल ही हम उस समय नए तरीके से नए विचार पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।